नमस्कार किसान साथी, एक बार फिर स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम आपसे चर्चा करेंगे नरवाई प्रबंधन के बारे में। लेकिन इससे पहले कि आपको हम नरवाई प्रबंधन के बारे में कुछ बताएं, ये हाल ही में हमारे कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा एक रिसर्च हुई है, उसके बारे में एक आपको स्टोरी बताएंगे। कुछ दिन पहले ही वैज्ञानिक एक पास के ही गाँव में प्रशिक्षण में गए थे। यहाँ पे किसानों से चर्चा चल रही थी और वहाँ पर जो ईंट रखी हुई थी, तो वैज्ञानिकों ने उस ईंट को उठा करके कृषकों को दिया और उनसे बोला कि इस ईंट का आप जो है चूरा बना दीजिए और एक गमले में उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कृषकों ने उस ईंट का चूरा बनाया और वैज्ञानिकों ने बोला कि इस ईंट के चूरे को जो है आप एक गमले में भर दीजिए और जो भी आप बीज चाहते हैं उसमें बीज लगा दीजिए, जो हाइब्रिड जिस पर आपको भरोसा हो कि ये उगेगा इसमें, उसको आप जो है लगा दीजिए इसमें गमले में और समय से पानी दीजिए। और वैज्ञानिकों ने पूछा कृषकों से कि क्या इसमें अब जो आपने बीज लगा दिया है वो बीज उगेगा? तो कृषकों का इसमें जवाब था कि बीज नहीं उगेगा। तो फिर कृषकों से पूछा कि बीज क्यों नहीं उगेगा? तो कृषकों का जवाब आया कि इसमें वो जो पोषक तत्व हैं मिट्टी में वो खत्म हो गए। ठीक है, तो फिर वैज्ञानिकों ने बोला कि इसमें चलिए आप पोषक तत्व डाल दीजिए, आप जो है इसमें यूरिया, DAP, पोटास जो भी है सारे पोषक तत्व डाल दीजिए, क्या अब इसमें बीज उगेगा? तो फिर किसानों के पास में कोई जवाब नहीं और किसान इसमें सोच में पड़ गए कि बीज वाकई में उगेगा कि नहीं। फिर वैज्ञानिकों ने बताया कि इसमें बीज नहीं उगेगा, क्योंकि जो बीज है, जो अपनी मृदा होती है, कहीं ना कहीं वो जीवित सक्रिय मृदा होती है, उसमें जीवित जीव भी पाए जाते हैं जो कि पोषक तत्वों को भी कहीं ना कहीं उनको जो है उनकी सही अवस्था में जिसको फसलें ले सकें उसमें उपलब्ध कराते हैं। तो जो सक्रिय मृदा रहती है, जो मृदा जीवित मृदा होती है, उसी में कोई भी पौधा है जो फलता फूलता है और बीज अंकुरित होते हैं। लेकिन ईंट क्या है कि अब ईंट इतनी जल चुकी है कि उसके सारे पोषक तत्व और जो सूक्ष्म जीव जो हमारे मित्र कीट हैं वो सब नष्ट हो चुके हैं, तो इसमें बीज नहीं उगेगा। तो किसान भाइयों से इस स्टोरी को सुनाने से मेरा तात्पर्य है कि आप जब अपनी फसलों के जो अवशेष हैं उनमें आप आग लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी मृदा को निर्जीव कर रहे हैं। इसमें जो अपने सूक्ष्म जीव हैं और जो पोषक तत्व हैं उनको नष्ट कर रहे हैं और मृदा की जो वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है, जो जल धारण क्षमता होती है, वो नष्ट हो रही है इससे। तो किसान भाइयों से विशेष अनुरोध है कि आप अपनी जो फसलों के अवशेष हैं उनमें आग ना लगाएं और इसका प्रबंधन कैसे करना है उसकी विधि हम आपको आज बताएंगे। तो किसान भाई इस वीडियो को अंत तक देखें और जो विधि हम बता रहे हैं उसका आप इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एरिया में लगभग मध्य प्रदेश में बता दें कि इस साल मक्के का रकबा बढ़ गया है और किसान भाइयों के लिए ये फसल नहीं है। बहुत से किसान भाइयों के लिए ये फसल नहीं है और वो कहीं ना कहीं इसके मैनेजमेंट में जो है, अब फसलों की जैसे कटाई होने वाली है और रबी सीजन स्टार्ट हो गया है और अब जो है नई फसल जो हम लगाएंगे उसके लिए हमारे पास समय कम है और जैसी हमारी इस फसल की कटाई होगी वैसे ही हमारी नई फसल की जो है हमको बोनी करनी है। तो इसके मैनेजमेंट की जो चुनौतियां हैं वो किसान भाइयों के लिए नई हैं, किस तरीके से इसका मैनेजमेंट करना है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि इसके मैनेजमेंट के लिए आपको पहले तो जब आपकी फसल की कटाई हो जाए, भुट्टे की आपकी तोड़ाई हो जाए या फिर हार्वेस्टर से आप कटिंग करवा रहे हैं, उसके बाद में आपको क्या करना है कि आप रोटावेटर या फिर हैरो चला करके इसको मक्के को छोटे छोटे टुकड़ों में आप बारीक, जब रोटावेटर से हो जाएगी छोटे छोटे टुकड़ों में जब ये टूट जाए तो उसके बाद में जो है आपको 1 से 1.5 बोरी यूरिया का इस्तेमाल करना है। क्योंकि यूरिया का इस्तेमाल क्यों करना है? क्योंकि जो हमारी अनाज वाली फसलें होती हैं इनमें क्या है कि ये मक्का खासतौर पर एग्जॉस्टिव क्रॉप इसको बोला जाता है, ये पोषक तत्वों का भरपूर उपयोग करती है। यदि आप लगातार अपनी खेत में लगातार मक्के की फसल को आप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि आपका जो खेत है वो बंजर होता जा रहा है, क्योंकि अपनी बढ़वार के लिए इसकी बढ़वार तेज़ होती है और अपने फल उत्पादन के लिए भी, अपनी बढ़वार के लिए, पत्तियों के लिए पोषक तत्वों का भरपूर खेत से उपयोग करती है। यदि आप इसका लगातार इस खेत में आप इसको लगा रहे हैं और आप इसमें अगर संतुलित जो फर्टिलाइज़र डोज है वो आप यदि नहीं दे रहे हैं तो ये अपने खेत को बंजर कर देती है फसल। तो इसमें क्या होता है कि ये नाइट्रोजन का तो भरपूर इस्तेमाल कर लेती है फसल, जो भी अपन नाइट्रोजन दे रहे हैं और खेत से भी,
तो इसके पौधे में जब अवशेष इसके बचेंगे फल निकालने के बाद में, तो उसमें कार्बन की मात्रा अधिक रहती है और नाइट्रोजन की मात्रा कम पड़ जाती है। अब चाहे अपनी मृदा हो या फिर अपने पौधे हों, इनमें CN रेशो रहता है। CN रेशो यानी कि कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात। ये अनुपात मेंटेन रहता है, तभी इस पर सूक्ष्म जीव जो है इसका डिकम्पोज यानी कि अपघटन इसको कर पाते हैं। इसका अपघटन बिना सूक्ष्म जीवों के, कोई भी आपकी फसल हो, ये फसल के अवशेष हों, उनका अपघटन जो है बिना सूक्ष्म जीवों के हो नहीं सकता। लेकिन सूक्ष्म जीव इसका अपघटन जब भी करेंगे जब उनको ये समझ लीजिए कि जैसे कोई इंसान है और उसको आप एक ही चीज़ दे रहे हैं, या आपने सब्जी दे दी और उसको रोटी नहीं दे रहे हैं, तो उसी तरीके समझ लीजिए कि यदि सूक्ष्मजीव इसका अपघटन कर रहे हैं और उनको जो है संतुलित मात्रा में उनको जो सूक्ष्मजीवों को भोजन चाहिए, कार्बन भी चाहिए, नाइट्रोजन भी चाहिए, वो यदि इसमें नहीं मिल रहा है, अब सूक्ष्मजीव पौधे पर आए डिकम्पोज करने के लिए और उनको सिर्फ इसमें दिख रहा है क्या, कार्बन, तो इसको छोड़ करके वो अपनी जो मृदा में नाइट्रोजन है उसकी नाइट्रोजन की उपलब्धता कम करेंगे। नाइट्रोजन वो खेत से लेंगे और इसका जो अपघटन है, इसमें कार्बन है तो इससे कार्बन लेंगे, लेकिन इसका अपघटन वो बहुत लेट हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे होगा, क्योंकि उनके हिसाब से, सूक्ष्म जीवों के हिसाब से इसमें वो पोषक तत्व पौधे में नहीं बचे हैं, इनमें कार्बन की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। जबकि जो अपनी दलहनी तिलहनी फसलें होती हैं उनमें कार्बन नाइट्रोजन रेशो जो अनुपात होता है वो संतुलित होता है, उनका अपघटन आसानी से हो जाता है और उनके मैनेजमेंट में इतनी दिक्कत आती नहीं है। तो इसके मैनेजमेंट के लिए आपको क्या करना है कि अब नाइट्रोजन की जो मात्रा कम है, पहली बात तो अपन ने क्या कर लिया कि आधा काम तो पहले ही कर दिया, रोटावेटर अपन ने चलवा दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया, छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया, ताकि जो सूक्ष्म जीवाणु इनके ऊपर क्रिया करने वाले हैं वो भी आसानी से हो पाएगी। और अब यदि सूक्ष्म जीवाणु को नाइट्रोजन की कमी है, CN रेशो अपन को इसमें संतुलित करना है ताकि इसका अपघटन अच्छे से हो सके, तो आपको 1 से 1.5 बोरी या तो आप उसका घोल बना करके पर हेक्टेयर में स्प्रे करवा दीजिए, या फिर 1 से 1.5 बोरी आप अपने खेत में इसकी जब आप इसको रोटावेटर से या एरो से मिक्स करवा दें, छोटे छोटे पार्ट में टूट जाए, तो उसके बाद में आप इसमें जो है यूरिया की बोरी 1 से 1.5 बोरी आप इसमें जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप छिड़कवा दीजिए। इससे क्या होगा कि कार्बन नाइट्रोजन का जो अनुपात है वो मेंटेन हो जाएगा और सूक्ष्म जीवाणु इसको जल्दी ही अपघटित कर देंगे, और आप अपनी जो नई फसल आने वाली है उसका भी आप अच्छे से जो है सही समय पर बोनी कर पाएंगे। और दूसरा तरीका है कि यदि आपके भुट्टे टूट गए या फिर हार्वेस्टर से आपने हार्वेस्टिंग करवा ली, तो फिर आप ऐसा करिए कि इनको जो है जो इसके फसल अवशेष बचे मक्का के, उनको आप इकट्ठा करिए। इनको आप, या भुट्टे टूट गए तो उनको काट करके आप जो है अलग एक कोने में इकट्ठा कर लीजिए, और उसके बाद में जो है आप उसमें ताज़ा गोबर की जो खाद है वो आप वो छिड़कवा दीजिए एक कोने में रख करके, खेत के किसी एक कोने में, और उस पर आप यूरिया भी स्प्रे करवा दें तो और बढ़िया है। और दूसरा है, यदि आपके पास में ये चीज़ें भी उपलब्ध नहीं है, आप कोई बेस्ट डिकम्पोज़र का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं जो कि आपकी फसलों के अवशेषों को अच्छे से डिकम्पोज कर दे और आपकी मृदा की जो है सूक्ष्म जीवों की मात्रा को भी बढ़ाए, तो अभी हाल ही में हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने, IRI के वैज्ञानिकों ने एक डिकम्पोज़र तैयार किया है जिसका नाम पूसा डिकम्पोज़र रखा है। वो आपको ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, तो उसका आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। 7 स्पीसीज़ों को मिला करके ये डिकम्पोज़र तैयार किया है, तो ये आपकी मृदा की जो फर्टिलिटी है, उर्वरता क्षमता है, उसको भी बढ़ाएंगे और आपका जो है डिकम्पोज़र भी आसानी से कर देंगे, तो इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी का तो आपको जिस तरीके से मैनेजमेंट बताया है आप उसका इस्तेमाल करें। और विशेष अनुरोध है कि किसान भाई, इसमें आप आग ना लगाएं। आपकी चाहे मक्का के अवशेष हों या फिर धान के, जो भी हैं, आप उनमें आग ना लगाएं। उनका जो है आप मैनेजमेंट इस तरीके से करें, आप अपने खेत में जो है रोटावेटर या फिर सुपर सीडर आजकल आ गए हैं, तो उनका इस्तेमाल करके आप अपने खेत में मिक्स करवा दें, जिससे क्या होगा कि आपकी जो है CN रेशो मृदा का भी सुधरेगा, आपकी मृदा की जो जल धारण क्षमता है वो भी सुधरेगी। तो इसका आप इस्तेमाल करें और आप आग ना लगाएं। हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि जो 4 से 5 सेंटीमीटर मृदा होती है अपनी खेत की, 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई तक ही हम फसलों की बुवाई करते हैं, और इसी पर जो है हमारी पौधे फलते फूलते हैं। तो उसी मृदा को यदि हमने आग लगा करके नष्ट कर दिया तो फिर हमारा उत्पादन घटेगा निश्चित ही। आप इस सीज़न में यदि आग लगा देते हैं तो दूसरे सीज़न में आप कितने भी खादों का इस्तेमाल करिए, क्योंकि उसमें सूक्ष्म पोषक जो खादों को आपके पौधों को उपलब्ध कराने वाले हैं वो ही नष्ट हो चुके हैं। तो आप कितना भी खाद दीजिए, वो जो अवेलेबल फॉर्म होती है जो पौधा लेगा उसको उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म जीव ही खाद को
अवेलेबल फॉर्म में जो पोषक तत्वों को जो पौधे लेते हैं उस फॉर्म में बदल करके उनको देते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस बात का ध्यान रखें और अपनी फसलों में आग न लगाएं। उस तरीके से आप इसका प्रबंधन कर सकते हैं। धन्यवाद किसान साथियों। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, और यदि ये जानकारी समझ में आई है तो आप अपने किसान मित्रों के साथ में शेयर करें, क्योंकि रबी सीज़न स्टार्ट हो गया और वो जल्द से जल्द अपनी जो है रबी सीज़न की फसलों की बोनी करने का इंतज़ार कर रहे हैं, और अपनी फसलों का कैसे मैनेजमेंट करना है ये चीज़ उनको पता चले और फसलों में आग न लगाएं, क्योंकि प्रशासन भी इसके लिए कड़ा रुख अपना रही है। धन्यवाद किसान साथियों।